हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजीबीएसई कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में विगत 6-7 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं बोर्ड परीक्षा में, उसका एक पैटर्न होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है बहुविकल्पीय। उसके बाद आता है खाली स्थान भरो। उसके बाद आता है उचित संबंध विज्ञान में सत्य सत्य नहीं रहता है। फिर उसके बाद आता है 2, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न। तो आज उस प्रश्न पत्र के जिसमें इतने प्रकार के प्रश्न मिलते हैं विज्ञान में, आज हम बहुविकल्पीय से संबंधित प्रश्नों का वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें यह एक हिस्से या 2 हिस्से में हो सकता है, अभी कोई निश्चितता नहीं है। अगर 2 हिस्से में होगा तो हम अंत में बता देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज प्रश्न लगे हुए हैं इस वीडियो में। बहुत बेहतरीन हमारा सेशन होने वाला है। चलिए, ये हमारा पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पास HCl है, HNO3 है, CH3COOH है और H2SO4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा, बोल रहा है यहाँ पर दूसरा प्रश्न। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। बोल रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया था। पहले बोल रहा है अणु भार वृद्धि के क्रम में, दूसरा परमाणु भार वृद्धि के क्रम में, परमाणु संख्या वृद्धि के क्रम में और परमाणु त्रिज्या वृद्धि के क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा परमाणु भार वृद्धि के क्रम में। अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के वृद्धि के क्रम में है, लेकिन ये मेंडलीव की बोल रहा है। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेंडलीव ने जो दिया था ना, वो परमाणु भार वृद्धि के क्रम में है। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो, बोल रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है। जिसके अंतर्गत हमको ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। इन चारों में से सोडियम क्या है, सबसे सक्रिय धातु है। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं। चौथा बोल रहा है, चौथा हमारा बोल रहा है निम्न में से कौन सा मादन जनन तंत्र का भाग नहीं है, बोल रहा है। इसके अंतर्गत दिया है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और अंडवाहिका। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न को। प्रश्न हमारा अगला है, तो है बोल रहा है एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उसके बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशिष्ट राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन दिया है वो है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्र और जीवन चक्र। जीवन चक्र तो होगा नहीं, खाद्य श्रृंखला तो होगी नहीं। ठीक है, अब बचा खाद्य जाल और पदार्थों का चक्र। तो यहाँ पर देखिए घास आ रहा है, फिर वो गोबर निकल रहा है, उसका कंडा आ रहा है,
तो उसके बाद वो धुआं बन रहा है और राख भी बन रहा है। इसका मतलब पदार्थ का एक से दूसरे में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है हमारा पदार्थों का क्या बन रहा है, चक्र बन रहा है। क्लियर हो गया, खाद्य जाल भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है इस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। NaCl, N2SO4, NH4Cl, NKNO3। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सा ऑप्शन। कारण देखो ये जो NH4Cl है, ये HCl प्लस NH4OH से बनेगा। समझ रहे बात को, ये देगा हमारे पास, इससे आएगा NH4Cl, ये NH4 और Cl हो जाएगा और आएगा H2O, माने ये लवण और ये पानी देगा। ठीक है, ये जो है प्रबल अम्ल है और यह दुर्बल क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल की जब दुर्बल क्षार से विक्रिया होगी तो लवण तो देगा, तो यह इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय और पानी देगा। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला है, इस तत्व की आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। सोडियम, हीलियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन। आवारा तत्व है ना, आवारा तत्व भी बोलते हैं। क्या है वो, हाइड्रोजन। निश्चित स्थान नहीं है, कारण कारण लिखते हैं यहाँ पर, क्या पता पूछ ले। कारण यह है कि कुछ गुण है वो धातु का रहेगा और कुछ गुण है अधातु। ठीक है, कुछ गुण धातु का और कुछ गुण अधातु का, दोनों रहता है। समझ रहे बात को, इसीलिए इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। इसका स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कांसा है, कांसा क्या है बोल रहे हैं। तो जो कांसा है ना, मिश्र धातु है कि गैंग है कि धातुमल कि गालक, तो इसका सही उत्तर है मिश्र धातु। अभी मिश्र धातु किसका किसका है, ये है तांबा और टीन। तांबा और टीन का मिश्र धातु है ये कौन, कांसा। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब यहां पर जरा देख लेंगे, थोड़ा मैं बड़ा करता हूं स्क्रीन को, प्रश्नों को। ये देखिए यहां पर लिखा है किसी बगीचे के जीवों की गणना 5567 घास के पौधे, 453 झाड़ियां, 23 पेड़, 7769 जंतु पाए गए। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन होगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमको दिया है ऑप्शन में, बगीचे के समस्त जीवों का सम्मिलित जीव भार, बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार, और बगीचे के समस्त जंतुओं का सम्मिलित जीव भार, और केवल घास के पौधे सम्मिलित जीव भार। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीव भार।
ठीक है, स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हमारे शरीर की कायिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, इस प्रकार होता है अर्धसूत्री, असूत्री, समसूत्री, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास समसूत्री। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो क्या लिखा है, उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती क्योंकि वे एक परमाणुविक गैस होती हैं, परमाणु का आकार छोटा होता है, बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा है, या फिर अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य कक्षा पूर्ण रूप से भरा है, मतलब ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, स्थायित्व को प्राप्त, ठीक क्लियर हो गया। स्थायित्व को प्राप्त करना मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। ठीक है, अब भरा है तो ना दे सकता है ना ले सकता है। देखो कभी भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के लिए अंतिम कक्षा में, ठीक है, खाली होना जरूरी है, तभी वो दे पाएगा या ले पाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं, स्पष्ट है जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिख नहीं रहा है, मैं लिखता हूं बगल में या ऊपर में। ये लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाती है। ठीक है, इसमें लिखा है पहला है CaCl2 मुक्त कर, दूसरा है CO2 अवशोषित कर, तीसरा है पानी अवशोषित कर, और चौथा है पानी मुक्त कर। ठीक है, ये ऑप्शन है, स्पष्ट दिख नहीं रहा था इसलिए लिख दिया हूं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पानी अवशोषित करके। स्पष्ट है। चलिए, ये कठोर बन जाती है, जिप्सम का रूप ले लेती है। समझ रहे हैं बात को। ये जो मेरा CaSO4.H1/2H2O है, ये पानी एक से ही 1/2 पानी ले लेता है और बनता है मेरा CaSO4.2H2O, और ये जिप्सम है और ये कठोर हो जाती है। समझिए बात, जिसको हम पीओपी बोलते हैं ना, आजकल जो चल रहा है पीओपी, वही है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी शॉर्ट नाम। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहाँ पर लिखा है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा फोकस और अनंत के बीच किसी भी स्थान रखने पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। देखो भैया यहाँ पर उल्टा बोल दिया ना, उल्टा भी बनना है, मतलब समतल तो नहीं होगा, ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि समतल में तो उल्टा बनता नहीं है। समझ रहे हैं बात को। तो ये समतल तो नहीं होगा, इसका मतलब 50-50 आपने तो चांस बना लिया, मतलब अगर गलत भी होगा तो 50% चांस है गलत होने का, करना तो गलत नहीं है। उसके पश्चात जरा देखिए आप,
यहां पर बोल रहा है दर्पण की बात है ना, उठे हुए दर्पण में, समझ रहे हैं बात को, आपको हमेशा क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, सीधा ही मिलेगा, उल्टा उसमें बनने का चांस नहीं। बचा कौन, अवतल। स्पष्ट हो गया। ये अवतल वाला जो दर्पण है ना, इसके अंतर्गत हमारा आएगा, जो फोकस रहता है उसके बाहर रखोगे तो उल्टा देगा, वास्तविक देगा। ये अंदर रखोगे तो सीधा बनेगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। यहां पर रखोगे तो सीधा बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब यहां पर लिखा है कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए हैं। ये किसके उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन आपको जो दिया है वो है समवृत्ति अंग, संजात अंग, अविकसित अंग और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समजात अंग। ठीक है, संजात अंग वे अंग होते हैं जो आकार और संरचना में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। कुत्ते और भेड़ जो हैं उनके अग्रपाद चलने और वेल के जो अग्रपाद है वो तैरने के लिए, और जो चमगादड़ का है वो हमारा उड़ने के लिए बना है। देखो चीज वही है, अलग अलग कार्य में उसकी अलग अलग कार्य हो रहा है उसके द्वारा, तो इसीलिए संजात अंग। स्पष्ट है। चलिए यहां पर देखिए, खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है खाद्य जाल, पोषक स्तर, अपघटक या अपमार्जक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपमार्जक तो होगा नहीं। ठीक, पहली बात तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पोषक स्तर। ठीक है, स्तर भी बोल दिया है, वैसे भी देख लो यहाँ पर विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है, हिंट भी कर दिया आपको। यहाँ पर देखिए, सल्फाइड अयस्क को सांद्रण के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है। चुंबकीय, तो जो लौह अयस्क रहेंगे, लौह वाले रहेंगे पदार्थ, उनके लिए चुंबकीय। गुरुत्वीय पृथक्करण, जिसके घनत्व में क्या होगा, कुछ ज्यादा ही घनत्व वाले रहेंगे, एकदम कम घनत्व वाले उनका जो अपेक्षिक घनत्व है उनका अंतर ज्यादा रहेगा। ये है, उसके बाद झाग उत्प्लावन और ये विद्युत अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा झाग उत्प्लावन विधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये रहा मेरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, खाने के सोडा है ना, खाने का जो सोडा है वो बोल रहा है मेरे पास NaSO4, N2CO3, NaSCO3, N2CO3 डॉट 10H2O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाई जब हटेगा तो धोना वाला हो जाएगा, धोने वाला, धावन सोडा। अब बाई ये कैसे हटेगा, H की जगह ये रहेगा, देख लो N2CO3। क्लियर हो गया बात। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये धावन है, और SCO3 माने बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट खाने वाला। ठीक, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे, बेकिंग करने के काम आता है इसे। ठीक, इसके काम आएगा ये बेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्रों में जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है किस प्रकार की है, ज्वारीय, महासागरीय, तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या उपरोक्त सभी।
तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारे पास उपरोक्त सभी। देखिए ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, महासागरीय 2 आ गया, तो दोनों तो दिया नहीं है, इसका मतलब निश्चित रूप से तरंग ऊर्जा भी, वैसे भी महासागरों में तरंग उठती है। ठीक, क्लियर हो गया बात। ये हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखिए जरा इसको, लिखा है एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 3 सेंटीमीटर उठाने पर अक्षर कुछ बड़े एवं सीधे दिखाई देते हैं, लेंस की फोकस दूरी होगी। देखो भैया, अब यहाँ पर 2 प्रकार के लेंस होने के लिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसके अनुसार से हमारे पास अवतल और उत्तल। अवतल तो होगा नहीं भैया, कारण यहाँ पर कुछ लिखा है बड़े। ठीक है, अवतल लेंस में वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए अवतल होगा नहीं। अब ये उत्तल है, तो देख लीजिए उत्तल में हमारे पास, जैसे मैं उत्तल यह बना रहा हूं, देखो। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु उसका एक है, इधर बाहर रखोगे भैया, बाहर बाहर एप के बाहर हमेशा वास्तविक और उल्टा रहेगा। ठीक, वास्तविक और क्या रहेगा, उल्टा। एप के बाहर की बात आ रहा हूं, एप के अंदर अगर रहा, ठीक है, तो बड़ा बनेगा। कौन से परिस्थिति में और सीधा वो दिखाई देना चाहिए। चलिए पुस्तक जैसे यहां पर रख दिया हमने, स्पष्ट है। क्या होता है, जाता है इधर, क्या होता है मुख्य फोकस से निकलेगा, इधर समांतर जाएगा, तो कहीं से लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशी केंद्र से ले लीजिए। क्लियर हो गया बात। अब क्या होगा, ये अति नजदीक रहेगा। ये देखो ये ऐसा है, एक्चुअल में इसको बता रहा हूं मैं, ये जाएगा ऐसा, ये थोड़ा फैलेगा, इधर फैलेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को आप। ये थोड़ा ऐसा फैलते हुए जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्पष्ट बनाएंगे तो है। ये पीछे की ओर फैलेगा तो बड़ा और सीधा तभी देगा। तो ये जो पुस्तक है 3 सेंटीमीटर लेंस उठा दिया गया है, इसका मतलब फोकस है 3 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में समवृत्तीय संरचनाएं हैं, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, प्राण के गिल और मछली के गलफड़े, कुकुरबिटा के कांटे और लौकी की तंतु, और चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। क्लियर हो गया। समवृत्तीय संरचनाएं ठीक जो होती है जिनका कार्य एक समान होता है, लेकिन आंतरिक संरचना और उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है, उसको समवृत्तीय संरचनाएं कहते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। तो भैया इसमें लिखा है वन, फिर तालाब, फिर मछली घर और ये झील। वन, तालाब, झील ये तो प्राकृतिक है। मछली घर जो एक्वेरियम रहता है वही हमारा क्या है, मानव द्वारा निर्मित क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। बढ़ते हैं अगले में। यहाँ पर लिखा है प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो वर्णवाद का सिद्धांत के लिए दिया है लेमार्क, डार्विन, बिजमेन और डे वृष ने। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डार्विन ने।
वर्णवाद का सिद्धांत, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। चलिए बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न के लिए। और बोल रहा है यहाँ पर साबुन झाग उत्पन्न करते हैं, मृदु कठोर नदियों के जल उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, कठोर जल तो होगा नहीं, मृदु जल में, ठीक है, ये हमारा झाग उत्पन्न करेगा मृदु जल में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्साइड का जलीय विलयन, देख लो, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक, क्या लिखा है? Na2O, MgO, CO2 और H2O। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लीजिए, ऑक्साइड का जलीय विलयन मतलब कौन से ऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो क्या होगा? अम्लीय होगा बोल रहा है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा CO2 प्लस H2O करेंगे तो ये हो जाएगा H2CO3। ठीक है, जो है कार्बोनिक अम्ल है हमारा। क्लियर हो गया बात? कार्बोनिक अम्ल। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर बोल रहा है, देखो, समतल दर्पण को, ठीक है, 20 डिग्री घुमाने से परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाएगी? तो जिसमें ऑप्शन दिया है 20, 30, 40 और 0। ठीक है, यहां पर दिया है 20 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। अभी 40 कैसे होगा? देखिए, ये देखो, मान लेते हैं ये किरण, ये हमारा पास ये दर्पण है, अभिलंब बिंदु है। मान लो कोई किरण आई, उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी। यहाँ आई और आर, आई बराबर आर होता है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं? दर्पण को ही हम क्या कर रहे हैं? 20 डिग्री घुमा दे रहे हैं। ये देखो दर्पण, ये नया नया आ गया, जो कि कितना घुमा है? ये 20 डिग्री। किरण तो वही रहेगी। अब यहां पर देखो, ये जो जा रही है थोड़ा दूर से जाएगी, स्पष्ट है कि नहीं है? जितना कोण, अभी देखो यहां पर ये मेरा 90 अंश अलग से बनेगा। कितना? जितना मेरा था उससे 20 डिग्री, उससे 20 डिग्री पर नया अभिलंब बनेगा 20 डिग्री। अभिलंब जो था ना एन, उससे 20 डिग्री पश्चात ही क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर देख लीजिए, ये 20 रहेगा और ये क्या रहेगा? आई रहेगा। स्पष्ट हो गया बात? इतने दूर से क्या होगा? मेरे पास इधर जाएगा, तो यहां पर जो है मेरे पास ये जो है कितना हो जाएगा? आई प्लस 20 हो जाएगा। ये आई तो था ही। क्लियर हो गया बात? अब यहां पर जरा देखेंगे, तो जो हमारा यहां पर से जा रहा था ये देखो, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 20 और 20 ये डबल हो जाएगा। कितना डिफरेंस आ जाएगा? ये 40 का डिफरेंस आ जाएगा। स्पष्ट है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये क्या रहा है? देख लो, अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है बोल रहा है कि हमेशा उल्टा? उल्टा व सीधा दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या रहेगा? सीधा रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए,
डार्विन का सिद्धांत आधारित है, इसमें लिखा है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागति नियम से, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, मतलब क्या है पूछ रहा है आपसे। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर एक बढ़िया चीज बता देता हूं। मेथ मतलब एक कार्बन, यहां पर देखो दो है, यहां तीन है, यहां एक और एक दो है। कौन, एक ही कार्बन वाला, ठीक है, ऑल। और जो OH है, वैसे तो OH तीनों में भी है, ठीक है, क्लियर हो गया बात, लेकिन यहां पर डबल कार्बन है। तो ये हमारा मेथ मतलब एक कार्बन वाला, ये देख लीजिए स्पष्ट है, CH3OH मेथेनॉल। क्लियर, स्पष्ट है बात, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली जो गैस है वो क्या होगी। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, KMnO4। वो गर्म करने पर ये विघटित होगा और हमको देगा ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्या दिया है हमारा अगला प्रश्न, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। अब कई लोग इसे क्या कर देंगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पढ़ा गया है, प्रश्न को जब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सरल भी कठिन लगेगा। समझ रहे हो बात को। चलिए देखिए बता देता हूं, ये मान लो समतल दर्पण है हमारा, वस्तु कहां पर रखी हुई है, 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो पीछे कितना, उतना ही दूरी पर, और यही सोच के 3 सेंटीमीटर लगा देंगे। जबकि ये पूछा कहां से है, प्रतिबिंब और वस्तु। प्रतिबिंब ये रहा, वस्तु ये रहा, तो दोनों के बीच कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं भोज्य पदार्थ, सौर ऊर्जा, हरे पौधे, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारे पास सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, मुख्य स्रोत वहीं से शुरू होता है सब, सूर्य के प्रकाश से। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले। क्या लिखा है यहां पर देख लीजिए, थोड़ा बड़ा करते हैं। कह रहा है ये पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है, प्राकृतिक, कृत्रिम, यौवन, और ये कार्य चयन। तो इसका जो है सही जो जवाब है वो है हमारा कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। टेफ्लॉन का बहुलक है, सॉरी टेफ्लॉन बहुलक है, किसका बहुलक है बोल रहा है, विनाइल क्लोराइड, एथिलीन, एसिटिलीन, या टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो जो टेफ्लॉन है हमारा, ठीक है, वो किसका बहुलक है बोल रहा है, तो टेफ्लॉन है वो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है वो। क्लियर हो गया बात।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। टेट्रा फ्लोरो एथिलीन मतलब C2F4। टेट्रा फ्लोरो एथिलीन 2 कार्बन। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से उपधातु है ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम या फिर आर्सेनिक। देखो यहां पर ऑक्सीजन तो नहीं है, हीलियम, मैग्नीशियम ये धातु में आएंगे हमारे। उपधातु में कौन है? बचा हम आर्सेनिक। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए, जिसके अंतर्गत हमारा है कोई वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच रखी है। यदि दोनों दर्पण का कोण 45 डिग्री हो तो उस वस्तु को बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का जो सूत्र है वो है n बराबर, चलिए ऑप्शन पहले पढ़ लेता हूं, 5, 6, 7, 8। तो ये होता है हमारे पास 360 बटे थीटा, मतलब जितने का कोण है दर्पण के बीच का कोण, ये दर्पण के बीच का, वो भी समतल वाला। ठीक, माइनस में करेंगे 1। तो जब 360 को 45 से भाग करेंगे और ऋण 1 करेंगे तो 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 8 बार में, और 8 ऋण 1 कितना हो जाएगा? 7। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जरा देखो कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस प्रकार होता है बोल रहा है ये? 1 दिशा में, 2 दिशाओं में, 3 दिशाओं में, चारों दिशाओं में। तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना होगा हमारे पास? ऊर्जा का प्रवाह केवल और केवल एक ही दिशा में होगा, सीधा, जिसको अभी कुछ देर पहले बोले थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। घ्राण संवेदी सूचक है मेथिल ऑरेंज, प्याज, हल्दी और गुड़। राइट आंसर हो जाएगा प्याज इसका। बात स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये हमारा बोल रहा है रात के समय रेत का जल्दी ठंडा होना कौन से ऊष्मा संचरण को व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? विकिरण का। ठीक है, चालन भी है, संवहन भी है, उपरोक्त सभी भी है, विकिरण। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, देख लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। सीधी सी बात है, इतना आसान है, केंद्र लिखा है वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अभी हमारा दिखा है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3, Fe3O4 और Fe2O3.XH2O और FeO। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारे पास Fe2O3.XH2O, जंग का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो हमारा अभी और भी प्रश्न है, लेकिन समय इस वीडियो का काफी लंबा हो रहा है, तो इस प्रकार हम लोग इसका जो अगला भाग है अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। जितने प्रश्न अभी हमने किए हैं उतने ही प्रश्न और हैं। स्पष्ट है बात?
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इससे भी पहले हमने गणित विषय का आपके लिए इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों को बनाया है। नहीं देखे हैं तो अगर जरूरत है देख सकते हैं, या अपने अनुज लोग को क्या करिए, उसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।